ये बात है एक पुराने राज्य की, जहाँ एक छोटे से गांव के कोने में एक बूढ़ा हलवाई रहा करता था। नाम था रामलाल। उसका अपना कोई नहीं था। एक टूटी हुई दुकान थी, एक चूल्हा, एक तवा और एक हाथ से कूदा हुआ जिंदगी का अनुभव। पर अकेले नहीं था वो, उसके साथ था एक लड़का, अनाथ, समझदार और मेहनती। नाम था वीर। ए वीर, उठ गया क्या? देख बेटा, सूरज चढ़ाया है। आलू उबाल लिया क्या? काका कब का उबाल चुका हूँ, अभी मसाला पीस रहा हूँ। आज तीखा रखूं क्या? लोग कहते हैं तेरे समोसे में जान है। तीखा मत कर बेटा, स्वाद बना रहना चाहिए। और हाँ, घी ज्यादा मत डालना, वरना नफा नहीं बचेगा। काका घी थोड़ा ज्यादा ही डालूंगा आज। कल बिन्नो बुआ बोल रही थी समोसे में वो पहले वाली बात नहीं रही। बेटा, लोग बातें बहुत करते हैं, तू अपने मन का कर, पर हिसाब में होशियारी रख। दुकान छोटी है पर इज्जत बड़ी है हमारी। रामलाल ने वीर को जब गली से उठाया था तब वो सिर्फ 7 साल का था। माँ बाप को कोई नामो निशान नहीं था। मंदिर के पास पड़ा था, भूखा रोता हुआ। रामलाल ने बिना सोचे उठाया, घर लाया और बेटे की तरह पालने लगा। काका समोसे भर लिए हैं, अब तलने बैठता हूँ, तुम आराम करो। राम का नाम लेकर काम शुरू कर, और आज हाट में थोड़ा जल्दी निकलना, दोपहर में भीड़ ज्यादा होगी। वीर दिन रात एक करके समोसे बनाता, टोकरी में भरता और गलियों में घूम घूम कर बेचता। उसका अंदाज सीधा, बोलचाल मीठा, व्यवहार सच्चा। हर गली में उसकी आवाज गूंजती थी। गर्मा गर्म समोसे ले लो, मसालेदार, घी वाले भरोसे के साथ समोसे ले लो। एक दुकानदार पुकारता है, ए वीर, इधर आ बेटा, 4 समोसे दे। और हाँ, छोटका भूखा है, उसके लिए भी दे दे। अरे चाचा, छोटका के लिए पैसे मत देना, उसका हिस्सा तो रोज तय है, मैं अभी देता हूँ। बेटा, तू बड़ा आदमी बनेगा, इतने लोगों में एक तू ही है जो बिना मतलब के देता है। चाचा, जब घर में खाना नहीं होता था तब आप ही ने तो आधी रोटी दी थी, अब वक्त है मेरा लौटाने का। वीर को सब पसंद करते थे। कोई उधारी मांग ले तो मुस्कुराकर कहता था, जब होगा दे देना, अभी भूख मिटाओ, शाम को समोसे खत्म हो जाते हैं। वीर लौटता है, कितना बिका बेटा? कुल 62 समोसे, 8 उधारी में, 5 बांट दिए, पैसे में कुल 55 रुपए बचा। बढ़िया है बेटा, अब ये देखो, तुझमें जो सच्चाई है ना, वो ही तुझे भीड़ से अलग बनाती है। समोसे सब बेचते हैं, पर तेरी बातों में घी है। काका, मैं बड़ा आदमी नहीं बनना चाहता, बस इतना कि कोई भूखा न रहे। हमसे जो बनेगा करेंगे। वो बातें छोटी लगती थी, पर असल बड़ी बात छोड़ती थी। वीर की सोच उस उम्र से कहीं आगे थी। दूसरे दिन सुबह, काका, आज मन कर रहा है कि समोसे में थोड़ा पुदीना मिलाऊं, देखना स्वाद कुछ अलग आएगा। जो तेरा दिल कहे वही कर बेटा, तुझ पर भरोसा है। वीर तैयार होता है और फिर से ठेला लेकर निकल पड़ता है। ए वीर, आज तो खुशबू कुछ आ रही है रे। बुआ, पुदीना डाला है आज, आपने ही तो कहा था पहले वाला स्वाद नहीं रहा। बिल्कुल वही स्वाद आ गया है बेटा, तू ना एक दिन बहुत बड़ा बनेगा। बड़ा वही होता है बुआ जो दूसरों को छोटा ना समझे। गांव में सब कहते थे समोसे वाला लड़का कुछ अलग है, गरीब है पर रॉयल चॉइस है इसकी। उन्हीं गलियों में एक दिन 2 अजनबी लोग आए, चुपचाप वीर को समोसे बेचते देख रहे थे। वीर समोसे बेच रहा था, रोज की तरह, टोकरा सिर पर, कंधे पर गमछा, चेहरे पर हल्की मुस्कान और आवाज में अपनापन। गर्मा गर्म समोसे ले लो, मसाले वाले, घी वाले, भरोसे वाले, गर्मा गर्म समोसे ले लो। सड़क किनारे 2 आदमी खड़े थे, साधारण कपड़े, नजरों में गंभीरता। यही है क्या वो लड़का जिसके बारे में लोगों से सुना था? शक्ल और सूरत से तो कुछ खास नहीं, पर बातों में ठहराव है। देखो कैसे हर किसी से बात कर रहा है, जैसे अपना हो। उसी वक्त एक बूढ़ी औरत लड़खड़ाती हुई वीर के पास आई। बेटा, 2 समोसे हैं तेरे पास, सुबह से कुछ नहीं खाया है। अम्मा, पैसे हैं क्या, या उधारी लिख दूं? ना ना, पैसा है ना, घर है, भूख लगी है बस। आपने मांगा ही क्या, लो समोसा लो, और गरम है, धीरे धीरे खाना। बेटा, तू खुद भूखा लग रहा है,
तू खा लेना पहले। अम्मा, पेट से बड़ी भूख और कोई नहीं होती। आप खाइए, मैं बाद में खा लूंगा। वो दो अजनबी चुपचाप सब देख रहे थे। उनकी आंखें एक दूसरे से मिली। इशारा हुआ, समझ पड़ी। ए लड़के। जी बाबूजी। 2 समोसे देना, और हाँ, ये जो दे रहे हो ना, उसमें झूठ मत मिलाना। बाबूजी, घी कम कर दूंगा, पर झूठ नहीं बोलूंगा। समोसे में नमी चली जाती है, पर ईमान में नहीं। तू रोज यही करता है क्या? जी, हर रोज बनाता हूँ, बेचता हूँ। कोई भूखा हो तो मुफ्त में दे देता हूँ। कभी सोचा है कि इससे ऊपर भी कुछ हो सकता है? ऊपर मतलब? मुझे रोटी मिल रही है और किसी की दुआ भी। इससे ऊपर क्या चाहिए बाबूजी? अगर हम कहें कि तेरी जिंदगी बदल सकती है तो? बदल सकती है? बाबूजी, मेरी जिंदगी तो रामलाल काका ने बचाई थी। अब जो चल रही है वही बहुत है, पर अगर बदलाव किसी और का पेट भरने से हो तो सोचूंगा। अजनबियों ने पैसे दिए, समोसे लिए और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए। लेकिन उनके मन में हलचल थी। शाम को वीर घर पर लौटा। कैसा रहा बेटा आज? काका, सब ठीक था। समोसे जल्दी बिक गए, पर 2 अजीब आदमी मिले। बात भी अजीब की। कैसी बात? बोले जिंदगी बदल सकती है। मैं समझा नहीं कि क्यों बोले। बेटा, जब लोग बिना मतलब की बात करें तो समझ लेना, या तो कुछ छुपा रहे हैं या कुछ बड़ा सोच रहे हैं। पर मैं क्या सोचूं काका? मैं तो बस समोसे बेचता हूँ और आपसे बातें करके दिन पूरा हो जाता है। यही तो बात है वीर, जो छोटे काम को इज्जत से करता है वही बड़ा काम संभाल सकता है। वहीं दूसरी तरफ राजमहल में महाराज, हम वापस आ गए और जिस लड़के की बात आपने सुनी थी वो मिल चुका है। क्या देखा आपने? वो समोसे बेचता है पर दिल बांटता है। भूख देखता है, सवाल नहीं करता, मदद करता है, बदले में कुछ नहीं मांगता। वीर, वीर। क्या वो हमें पहचान गया? नहीं महाराज, हमने भी अपना नाम नहीं बताया, लेकिन उसकी हर बात में सच्चाई दिखी। एक बार महल बुलाया जाए? नहीं, अभी नहीं। पहले मैं खुद देखना चाहता हूँ वो कैसा है, जब उसे कुछ पता नहीं होता। राजा ने तय कर लिया था, अब वो खुद जाएगा, बिना रथ, बिना राजसी कपड़ों के, एक आम इंसान बनकर। अगली सुबह वीर रोज की तरह उठा, समोसे बनाने की तैयारी की। उधर राजमहल में राजा बलबीर सिंह भी अब आम वेश में निकलने को तैयार थे। मंत्री जी, आज कोई सवारी नहीं, कोई रक्षक नहीं, बस एक आम आदमी की तरह जाना है। महाराज, कोई पहचान गया तो? राजा को जब जनता परखती है तब असली पहचान होती है। आज मैं उसे देखने नहीं, महसूस करने जा रहा हूँ। राजा ने पुराना कुर्ता पहना, सिर पर हल्की पगड़ी बांधी और पैदल ही वीर के गांव की ओर चल पड़े। गर्मा गर्म समोसा लो, आलू वाला, मसालेदार, दिल से बना हुआ समोसा, गर्मा गर्म समोसा। राजा धीरे धीरे भीड़ में जाकर खड़े हो गए। भैया, एक समोसा देना। लो बाबूजी, अभी ताजे तले हैं, थोड़ा गर्म है, धीरे से खाना। तुम ही वीर हो? हाँ जी। आप नए लगते हो गांव में? घूमने आया हूँ। तेरे बारे में सुन रखा था, अब देख भी लिया। मेरे बारे में? मैं कौन सा बड़ा आदमी हूँ बाबूजी, बस समोसे बेचता हूँ। बड़ा वही होता है जो छोटों को भी बराबरी से देखे। बड़ी बात तो कह दी आपने। नाम क्या है आपका? नाम बाद में बताऊंगा, पहले ये बता, दिन भर में कितना कमा लेता है तू? कभी 50, कभी 70, कभी कभी उधारी ज्यादा हो जाती है तो खाली हाथ। फिर भी किसी को मना नहीं करता? नहीं बाबूजी, भूख सबसे बड़ा दर्द है। मैं खुद भूखा रह लूंगा, पर किसी को मना नहीं कर सकता। तू ऐसा क्यों सोचता है? क्योंकि मैं भी भूखा रह चुका हूँ। जब कोई नहीं था तब एक बूढ़े ने मुझे खाना दिया था। आज वही मेरे काका हैं, उन्होंने ही सिखाया, खाना बांटोगे तो दुआएं मिलेंगी। काका का नाम क्या है? रामलाल। बूढ़े हैं पर दिल से जवान। हर रात को मेरे लिए खाना रख के सोते हैं। अगर तुझे मौका मिले कि तू कुछ बड़ा कर सके लोगों के लिए, तो क्या करेगा? बड़ा मतलब क्या बाबूजी? कुर्सी रुतबा नहीं चाहिए, पर अगर मुझे इतने पैसे मिल जाएं कि हर रोज 100 लोगों को खिला सकूं, तो वो बड़ा काम होगा मेरे लिए। अगर तुझे कहा जाए कि तू राजा बन सकता है तो? राजा? बाबूजी, आप मजाक कर रहे हो क्या? राजा लोग तो हाथ भी खुद नहीं धोते।
मैं तो अभी चूल्हे से आ रहा हूँ। पर तेरे जैसे लोगों को ही राजा बनना चाहिए, जिसके मन में जिम्मेदारी हो, दिखावा नहीं। राजा बनने के लिए खून चाहिए बाबूजी, रॉयल खून। मेरे जैसे सड़क के लड़के क्या करेंगे राजगद्दी पर बैठकर? राजगद्दी खून से नहीं, सोच से चलती है बेटा। राजा की आंखों में चमक थी। वीर की बातों में सीधापन और आत्मसम्मान था। एक साधारण लड़के से वो ऐसी बातें सुनकर चौंक तो गए थे। तभी रामसागर पास में आता है। ए वीर, 2 समोसे देना और इस बाबूजी के लिए भी दे देना। गांव में नए हैं, तेरा स्वाद चखना चाहिए। पहले ही खा चुके हैं चाचा और तारीफ भी कर चुके हैं। फिर तो पक्का राजा बन जाएगा तू। बस पेट भर जाए वही बहुत है चाचा। राजा मुस्कुराते हुए बोला। ठीक है वीर, अब मुझे चलना है, पर एक बात कहूँ? हाँ बाबूजी, बोलिए। बहुत जल्दी ही कोई बुलावा आएगा महल से, तब याद रखना वो मजाक नहीं होगा। महल से? मेरे लिए? बाबूजी आप कौन हो? जिस दिन मिलेगा बुलावा, उस दिन मेरा नाम भी पता चल जाएगा। राजा वहाँ से निकल गए। वीर कुछ देर वहीं खड़ा रहा। उसके दिमाग में वो शब्द घूमते रहे। राजगद्दी खून से नहीं, सोच से चलती है बेटा। वीर की सुबह अब भी वैसी ही थी। चूल्हा जलाना, आलू उबालना, मसाला पीसना और समोसे भरना। लेकिन पिछले दिन की उस अजनबी की बात अब भी उसके मन में घूम रही थी। बहुत जल्दी कोई बुलावा आएगा महल से। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। काका, कोई है बाहर, मैं देखता हूँ। दरवाजा खोलते ही सामने खड़ा था एक शाही दूत। नीला कुर्ता, सिर पर चिन्ह लगा साफा। क्या यही वीर का घर है? जी मैं वीर हूँ, बोलिए। राजमहल की ओर से आपको आमंत्रण आया है। कल सुबह 7 बजे आपको महल पहुंचना है। महाराज स्वयं मिलना चाहते हैं। महाराज? लेकिन क्यों? हुक्म है, कारण पूछना मना है। बस समय से पहुंचना अनिवार्य है। दूत मुड़कर चला जाता है। काका, ये मजाक है क्या? महल बुला रहा है मुझे। बेटा, शायद अब तेरी मेहनत बोलने लगी है, और ये वही बात है ना जो उस बूढ़े ने परसों बोली थी। हाँ काका, वही जिसने कहा था बहुत ही जल्द बुलावा आएगा। तो तैयार हो जा बेटा, ये आम बात नहीं है। अगली सुबह ये कुर्ता पहन ले, साफ है। जूते भी धो दिए हैं। सिर ऊंचा रख और जैसा सोचा है वैसा ही बोल। काका, मैं डर रहा हूँ, अगर उन्होंने गलतफहमी से बुलाया हो तो सच बता देना बेटा। डर उसी को लगता है जो झूठ बोलता है। तू बस सच्चा रहना। वीर पैदल ही महल की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में हर कदम उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। महल के मुख्य द्वार पर पहुंचकर, नाम वीर, बुलावा आया है मेरा। भीतर आइए, महाराज दरबार में आपका इंतजार कर रहे हैं। वीर दरबार में पहुंचता है। महाराज पहले से ही वहाँ पर मौजूद थे। तुम ही वीर हो? जी महाराज, पर क्या गलती हो गई मुझसे? गलती नहीं बेटा, अच्छाई ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचा दिया। मैं समझा नहीं। मैं तो बस समोसे बेचता हूँ, किसी को भूखा देख नहीं पाता, बस इतना ही। यही सबसे बड़ी बात है। आजकल लोग कुर्सी के लिए झूठ बोलते हैं, और तू बिना कुर्सी के सच्चाई में जीता है। महाराज, आपके जैसे बड़े लोगों से मिलना ही मेरे लिए बहुत है। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? मैंने खुद तेरे समोसे खा के देखा, तुझे देखा, तेरा व्यवहार देखा, तेरा दिल देखा। आप वही हैं, वो बाबूजी जो बोले थे कि बुलावा आएगा? हाँ बेटा, वही हूँ मैं। वीर कुछ पल के लिए चुप रहता है। महाराज, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई राजा मुझसे इस तरह मिलेगा। मैं राजा हूँ बेटा, पर इंसान भी हूँ, और इंसान की पहचान आँखों से नहीं, दिल से होती है। मैं यहाँ क्या करने आया हूँ महाराज? कुछ दिन हमारे साथ रहो, बात करो, देखो, समझो। ये महल, ये दरबार सब महसूस करो, उसके बाद कुछ तय करेंगे। मुझे कोई बड़ी कुर्सी नहीं चाहिए महाराज, मैं तो आज भी समोसे बना सकता हूँ। इसीलिए ही तुझे बुलाया है। तुझमें वो है जो बड़े बड़े राजघरानों में भी नहीं होता। वीर की आंखें भीग गई, पर उसने आंसू पोंछ लिए। उसके मन में सवाल था, लेकिन अब डर नहीं था। महाराज, एक बात पूछूं? पूछो। अगर मैं इस सब के लिए लायक ना निकलूं तो क्या होगा? तो हम तुझे सलाम करेंगे, क्योंकि तूने खुद को नहीं बदला। वहीं बैठा वीर
अब किसी राजा से कम नहीं लग रहा था। न उसके कपड़े बदले थे, न उसकी चाल, पर उसके भीतर एक बदलाव शुरू हो चुका था। अब वीर महल में रह रहा था। कोई महंगे वस्त्र नहीं, न ही किसी खास कमरे की मांग। वहीं एक कोने में चारपाई पर सोता, सादा खाना खाता और सबके साथ आम व्यवहार करता। वीर भैया, महाराज ने आज आपको मंत्रियों की सभा में बुलाया है। सभा में? हम जैसे अनपढ़ को वहाँ क्यों? महाराज ने खास तौर पर नाम लिया है, समय पर पहुँचना जरूरी है। सभा में वीर, आज इस दरबार में एक मुद्दे पर चर्चा होगी। हम चाहते हैं कि तुम भी सुनो और अपने मन की बात कहो। महाराज, मैं तो बस समोसे वाला हूँ, दरबार की बात क्या समझूंगा? दरबार की बात जरूरी बात होती है, जनता का भला, और तुम जनता की आवाज हो। महाराज, गांव के कुएं सूख रहे हैं, नया तालाब बनवाने का प्रस्ताव है, लेकिन इसके लिए कुछ किसान की जमीन अधिग्रहित करनी पड़ेगी। लेकिन बिना मुआवजा दिए अगर जमीन ली गई तो लोग भड़क सकते हैं। वीर, तुम क्या सोचते हो? महाराज, किसान अगर जमीन देगा तो उसकी रोजी रोटी कौन देगा, और अगर तालाब नहीं बनेगा तो पानी कहाँ से आएगा? दोनों ही जरूरी हैं। तो क्या हल हो सकता है? मुआवजा ऐसा दो कि किसान का मन भी भर जाए और काम भी हो जाए, और गांव के लड़कों से तालाब खुदवाओ, मजदूरी उन्हीं को मिलेगी, काम भी होगा और पेट भी भर जाएगा। सभा में एक पल के लिए खामोशी छा गई। फिर महाराज ने मुस्कुराया और कहा, तू तो बड़ी सोच रखता है बेटा। महाराज, हमने खेत देखा है, पसीना गिराया है, भूख झेली है, जो भोगा है वही सोचता हूँ। बाद में महाराज वीर को महल के आंतरिक काम दिखाते हैं। ये है राजकोष, यहाँ से सारा खर्चा चलता है, सेना निर्माण और प्रजा की सहायता। इतना सोना? इतने में तो पूरे गांव के लिए 100 कुएं खोद सकते हैं। ठीक कहा तूने, लेकिन ये भी समझ, इसे चलाने के लिए भी व्यवस्था चाहिए। अगर व्यवस्था ही रखनी है तो ईमानदारों से बनानी चाहिए। और तू क्या खुद को ईमानदार नहीं मानता है? मैं कोशिश करता हूँ कि किसी को धोखा ना दूं, बाकी सही गलत ऊपर वाला जानता है। अगले दिन महाराज ने वीर को बाजार जाने के लिए कहा। बिना पहचाने आम आदमी बनकर बाजार में। भैया, ये मूंग की दाल लो, बढ़िया है, लेकिन थोड़ा कम तौलूं क्या? क्यों? हर कोई कहता है यहाँ कोई तौल सही नहीं करता। फिर तू भी चोरी है? अबे, तू होता कौन है बोलने वाला? तभी वहाँ महल का दूत आकर कान में कुछ कहता है। व्यापारी के होश उड़ जाते हैं। ये राजमहल से भेजे गए विशेष अतिथि हैं, संभल के बोल। माफ कीजिए सरकार, गलती हो गई, अब कभी नहीं करूँगा। वीर लौटकर दरबार में आता है। कैसा रहा अनुभव? महाराज, लोग कानून से नहीं डर से बदलते हैं, और डर टिकता नहीं। तो क्या करें? लोगों को भरोसे से जोड़ो। जब तक राजा से रिश्ता डंडे का रहेगा, दिल से कोई नहीं मानेगा। उस रात महाराज ने मंत्रियों से कहा, हमने उसे परखा, पर हर बार उसने हमें सिखाया, ये लड़का सिर्फ समोसे नहीं, सोच भी बेचता है। राजा साहब, अब फैसला आपको करना है, ये उत्तराधिकारी बनने के लायक है या नहीं? अभी एक बात और देखनी बाकी है, ये लड़का सत्ता की खबर सुनकर बदलता है या नहीं। अब तक वीर ने महल में सबका दिल जीत लिया था। उसकी सादगी, सोच और ईमानदारी ने दरबार में बैठे बड़े बड़े मंत्रियों को सोच में डाल दिया था। लेकिन महाराज अब भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे। मंत्री जी, आज तक हमने जो देखा वो वीर का बाहर का चेहरा है, अब देखना है कि भीतर क्या है। क्या सोच रहे हैं महाराज? अब समय है उसे असली परख में डालने का। ऐसी स्थिति लानी होगी जहां उसका मन डोले, लेकिन वो सही रास्ता चुने। अगली सुबह, वीर भैया, महाराज आपको गोपनीय कक्ष में बुला रहे हैं, अकेले ही आना है। वीर भीतर जाता है। वीर, आज मैं तुझसे कुछ मुश्किल काम कहने वाला हूँ, तैयार है? महाराज, जब तक बात सच्चाई की हो मैं पीछे नहीं हटूंगा। ठीक है, महल के पुराने कोष अध्यक्ष पर चोरी का शक है, सबूत नहीं है, पर आरोप गंभीर है। अब फैसला तुझे लेना है, बिना सबूत के उसे सजा देनी है या जाने देना है। महाराज, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? अभी नहीं, तुझे बिना मिले, बिना देखे फैसला देना है, सिर्फ इस बात पर कि शक है। महाराज, मैं ऐसा फैसला नहीं कर सकता। क्यों नहीं?
क्योंकि शक सच नहीं होता और बिना सुने किसी को दोषी मान लेना ये तो इंसानियत के खिलाफ है। अगर वही आदमी सच में दोषी निकला तब? तो मुझे दुख होगा कि मैंने उसे जाने दिया, पर मुझे चैन रहेगा कि मैंने बिना सुने किसी को ठेस नहीं पहुंचाई। महाराज मुस्कुराए, पर ये परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। अगले दिन वीर, एक और बात आई है। रामलाल काका के खिलाफ शिकायत आई है कि उन्होंने गांव के बाहर की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। क्या बकवास है ये? हम नहीं जानते सच क्या है, लेकिन नियम है, जिन्होंने कानून तोड़ा उसे सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। मैं जानता हूँ काका को, उन्होंने मेरी परवरिश की है, पर अगर वो सच में दोषी हैं, तो मैं उन्हें खुद लेकर आऊंगा। तो क्या तुम उन पर विश्वास नहीं कर रहे? मैं काका पर भरोसा करता हूँ, लेकिन न्याय पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं चलता। पहले सच जानूंगा, फिर फैसला करूंगा। उसी शाम बेटा, तू मुझसे पूछे बिना मेरा नाम दरबार में ले आया। काका, मैं आपको बचा सकता था, लेकिन अगर मैं किसी के लिए नियम तोड़ता तो फिर मैं राजा बनने लायक नहीं रहता। बेटा, तुझ में रत्ती भर भी लोभ नहीं है। अगर तू खुद मुझ पर सख्त हो सकता है तो तू सब पर न्याय कर सकता है। अब महाराज का आखिरी और सबसे कठिन इम्तिहान बचा था। अगले दिन वीर, सोचो कि अब मैं थक चुका हूँ और आज ही इस राजगद्दी को किसी को सौंपना है। तो आपको ही चुनना होगा महाराज। नहीं, मैं नहीं, तुझे चुनना है, खुद को या किसी और को। तेरे नाम की चर्चा है, पर तू ही फैसला कर। महाराज, मैं खुद को नहीं चुन सकता। क्यों? क्योंकि मैं उस कुर्सी का सपना लेकर नहीं आया था। मैं समोसे वाला था, और आज भी मैं दिल से वही हूँ। अगर लोग मुझे राजा देखना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन मैं खुद को राजा घोषित नहीं कर सकता। मेरा काम जनता की सेवा है, ना कि गद्दी की लालसा। दरबार में सन्नाटा था। महाराज उठे, वीर के पास आए और उसके सर पर हाथ रखा। आज से तू मेरा बेटा है और इस राज्य का उत्तराधिकारी भी, क्योंकि जो खुद को राजा कहने से डरे वही असल में राजा बनने लायक होता है। वीर को उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद पूरे दरबार में सन्नाटा पसरा हुआ था। कुछ चेहरे शांत थे, कुछ में असहमति और कुछ अभी विस्मय में डूबे थे। राजा आसन पर बैठ गए, लेकिन वीर अब भी वैसे ही सिर झुकाए खड़ा था। महाराज, निर्णय आपका है और हम उसका सम्मान करते हैं, परंतु क्या ये उचित नहीं होगा कि जनता की राय भी ली जाए? आखिर वही इस राज्य की आत्मा है। जब मैंने वीर को परखा तब मैं ही जानता था, मैं ही राजा। अब जब वो मेरे स्थान पर आने वाला है तो सब कुछ जनता के सामने ही होगा। राजा बनना आसान नहीं होता, सम्मान करना पड़ता है, परंपरा निभानी पड़ती है। ये लड़का उस लायक नहीं लगता। मैंने कभी खुद को लायक नहीं माना, लेकिन जो कुछ भी मुझे मिला है वो आपके सामने है। मैं लड़ नहीं सकता, लेकिन न्याय कर सकता हूँ। मैं राजसी भाषा नहीं जानता, लेकिन सच बोलना जानता हूँ। तुम्हें लगता है कि ये सब तुम्हारे लिए बहुत बड़ा है? जो मेरे पास था वो भी बहुत छोटा नहीं था। जब मैं भूखों को खाना खिलाता था तब भी ये काम छोटा नहीं लगा। अब अगर गद्दी मिली है तो उससे किसी का पेट भर सके तो वही मेरी जीत होगी। जो लड़का अपने बाप समान आदमी पर भी शक कर सके न्याय के लिए, वो किसी से भेद नहीं करेगा। ऐसे ही तो राजा बनते हैं। राजा तलवार से नहीं, नियत से बनते हैं। यही मैंने इस लड़के में देखा है। आज ये जो गद्दी पा रहा है वो ताज नहीं, एक जिम्मेदारी है, और ये लड़का इसे समझता है। कुछ ही क्षणों में राजगद्दी वीर को सौंपे जाने की घोषणा दरबार से बाहर भेजी गई। महल के बाहर भीड़ जमा होने लगी और उनके चेहरे पर भी वही सवाल थे, क्या सच में समोसे बेचने वाला लड़का अब राजा बनेगा? अगर इस राज्य में मेरे जैसे लोगों को भी गद्दी पर बैठने का हक मिल रहा है तो इसका मतलब है कि अब इस गद्दी का मोल और बढ़ गया है। मैं राजा नहीं बनना चाहता, लेकिन अगर मेरी सेवा से किसी की जिंदगी आसान होती है तो मैं ये बोझ उठाऊंगा। अब ये मेरा नहीं, इस राज्य का बेटा है। यही इसका नया राजा होगा। बाहर भीड़ में धीरे धीरे तालियां गूंजने लगी। पहले लोग चुप थे, फिर धीरे धीरे आंखों में चमक और दिलों में विश्वास उतरने लगा। वीर अब राजा था, पर उसके माथे पर ताज नहीं, दिल में एक जिम्मेदारी थी। वीर को राजा बने कुछ ही दिन हुए थे। महल की हर दीवार उसे नया लग रहा था, पर उसका दिल अब भी वैसा ही था, साफ, सीधा और सेवा में जुड़ा हुआ। एक सुबह दरबार में अफरा तफरी मच गई। मंत्री दौड़ते हुए भीतर आया।
महाराज, बगल के गांव पथरोल से खबर आई है, वहाँ के किसान और महाजन के बीच झगड़ा हो गया है। कुछ लोग घायल हैं और जमीन को लेकर बहुत तनाव है। कितने लोग जख्मी हुए हैं? 6 आदमी, और गांव 2 भागों में बंट गया है। कोई कहता है जमीन उनकी है, कोई कहता है दस्तावेज जाली हैं। जमीन इंसान से बड़ी नहीं होती, मैं खुद वहाँ जाऊंगा। राजा खुद चलकर समाधान करें, इससे बड़ी बात कुछ नहीं होती। जा बेटा, पर ध्यान से। वीर बिना किसी शाही रथ के साधारण वेश में उस गांव पहुंचा। वहां लोगों की भीड़ जुटी थी। दोनों पक्ष तकवी में थे। वीर के आते ही शांति सी छा गई। दोनों पक्षों को बुलाओ, अब बात खुले दरबार में होगी। महाराज, मेरे दादा परदादा ने इस जमीन पर खून पसीना बहाया है। अब ये महाजन इसे हड़पना चाहता है। दस्तावेज मेरे पास है महाराज। मैं कर्ज लिया था और वादा किया था कि वक्त पर नहीं चुकाया तो जमीन मेरी होगी। कर्ज चुका दिया था? हाँ महाराज, लेकिन उस दिन का गवाह अब जिंदा नहीं रहा। दस्तावेज दिखाओ। इस पर मुहर तो है, पर तारीख के नीचे 2 हस्ताक्षर हैं और यहाँ की तहसील के मुताबिक ये जमीन विवादित थी, तो खरीदी बिक्री का कोई हक नहीं बनता। तो क्या अब मैं धोखेबाज ठहरा? अगर जमीन तुम्हारी होती तो तेरी आंखों में डर नहीं होता, और अगर इनका झूठ होता तो इनकी आवाज में विश्वास ना होता। फैसला यही रहेगा, जमीन किसान की, और उस पर ना कोई कर्ज ना कोई दस्तावेज लागू होगा। सही कहा राजा ने, यही असली न्याय है। वीर ने लोगों का दिल जीत लिया था, लेकिन उसे अब भी ताज की परवाह नहीं थी। लौटते समय वो वहीं की मिट्टी उठाकर अपने माथे पर लगा रहा था और उसने कहा, राजा वही होता है जो झुककर उठाए, ना कि कुर्सी पर बैठकर हुक्म चलाए। आज मैं चैन से मर सकता हूँ। मेरा राज्य अब अच्छे हाथों में है। उस दिन पूरे राज्य में एक ही बात थी, समोसे बेचने वाला अब सिर्फ राजा नहीं, लोगों का राजा बेटा बन चुका था।